प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। Hello, 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 hello. Very, very, very good morning to everyone. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. सारे बच्चे एक बारी फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I audible to everyone?
बताओ मेरे दोस्तों, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, यस और नो? सर थर्ड क्लास को पब्लिक कर दो। अरुण कह रहा है सर लेक्चर पब्लिक कर दो, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अच्छा मैंने देखो एक चीज बोली, अब ये कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं हमारे 2 ग्रुप में 3 ग्रुप में, तो भाई मुझे एक बात बताओ। हाँ जी सारे बच्चे पहले जरा मेरा एक प्रश्न का आंसर दो। क्या जब मैं यहाँ पे 3 घंटे पढ़ा रहा हूँ, आपके 2 ग्रुप में मान लिए, चलो मान लिया आपके 2 ग्रुप में, ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पढ़ाने आता हूँ तो क्या मैं आप लोगों को साथ गिल्ली डंडा खेलता हूँ क्या? ये बताओ, या हम इफेक्टिवली पढ़ाई करते हैं? सारे बच्चे जरा इसका आंसर दे दो। सर जो 3 घंटे में मैं कराता हूं ना, वो आप पूरे दिन में भी नहीं कर सकते हो। समझो मेरी बात को ना। पॉइंट यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि जब हम आपको बहुत इफेक्टिवली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ओहो, प्रखर कह रहा है सर पब्लिक कर दो, मैं आपको पास होकर दिखाऊंगा। प्रखर पब्लिक नहीं करूंगा तब भी तू पास होएगा, टेंशन ना ले। नहीं नहीं, जो थ्योरी के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना, वो मेरे नहीं है, वो सारे मैंने स्कैनर से पिक करे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, आज वाली जो कल वाली क्लास है ना, सुन लो मेरी बात, अभी पब्लिक कर दूंगा मैं। सुनो, ये जितने बच्चे बहाने मार रहे हैं ना, सर छठ पूजा है, सर ये रात को 9 से 12 मैंने क्लास में कुछ भी नहीं होता, पहले बता दिया मैंने आपको। ये जो 9 से 12 का टाइम है ना, सुन लो ध्यान से, 9 से 12 का टाइम मैंने चूज ही इसलिए करा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये वो टाइम होता है जिसमें हम अपने घरों में बैठे होते हैं और हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है? तो आज वाली क्लास वर्किंग कैपिटल की अभी मैं आपको छोड़ दूंगा उसके अंदर, ठीक है? तो उसकी आप टेंशन मत लो। ओके दोस्तों, ये लो अभी कर देता हूं तुम्हारे सामने ही, तुम भी क्या याद करोगे, ये लो। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, रात वाली क्लास से पंगे मत लो, ठीक है? ये लीजिए, अभी पब्लिक हो रही है ये लो पब्लिक कर दी मैंने, ठीक है, दिख रही है अब आपको। हाँ, तो 9 से 12 का टाइम आपको पता है, मतलब पूरा दिन मेरे मेरे कितने सारे बैचेस हैं। सुबह पहले मेरा फाइनल का बैच था, फिर मैंने अभी आपकी क्लास ली, 4 से 6 सिक्योरिटी लॉ का क्लास है, 9 से 12 मेरी फिर से आपके साथ क्लास है। ये सारी रिविजन क्लासेस हैं, आप समझो मैनेज करना पड़ेगा ना, 4 सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ रोज के। इशू ऑफ डिबेंचर मैं दोबारा से आपके साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। इशू ऑफ डिबेंचर मैं ही करा दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है? इशू ऑफ डिबेंचर मैं करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, दोबारा करवा दूंगा। चलो अब आ जाओ, जरा स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे, लास्ट सेशन में हम लोग थ्योरी का आज सेशन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको याद हो तो सेशन नंबर 4 में ना हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो सारे बच्चे प्लीज एक बार ही पहले जरा सा हम पहले रिवीजन करेंगे कि हमने अकाउंटिंग, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज तक का ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना, ना ओल्ड सिलेबस में ना न्यू सिलेबस में, जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में ना आए। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर में आपके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसीलिए उस क्वेश्चन से प्रॉब्लम यानी कि पंगे नहीं लेने हमें। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर। तो अब जरा एक बार सारे बच्चे देखेंगे, हम लोग जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि सर एक बात बताओ ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो जो मेरा पहला प्रश्न था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नथिंग बट अ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया जाता है बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट या फिर बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, विच कंसिस्ट ऑफ मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्निशन, याद करो, और मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। सबको याद आ रहा है? फिर इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ा था दैट वाज ऑल अबाउट
कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एडवांटेज क्या है, यानी कि कोई भी कंपनी जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर आती है तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो वो हमने एडवांटेजेस अलग से पढ़ लिए थे सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर फिर हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, तो हमने ना लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ी थी कि टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने होते हैं, इफेक्टिव कितने हैं और उनके नाम क्या क्या है। ठीक है, उनमें से मेरे ख्याल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और 2 हमने पढ़ भी लिया था। 3 मैंने आपसे कहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो मैं पढ़ना नहीं है। 4 ऑनवर्ड आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू प्लीज ट्राई टू आंसर। ठीक है, चलिए, तो मेरा ना एक सवाल है आप सभी से। हाँ जी, ओहो दिव्या मैम, कोई बात नहीं, आप ले लो वो वाली क्लास, मैंने रात की क्लास के लिए मेन बोला है। ठीक है, सुबह वाली क्लास मुझे मालूम है मॉर्निंग में कुछ क्लैश हो सकते हैं, तो मैं मॉर्निंग के लिए आपको कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक है दिव्या मैम, लेकिन रात वाली क्लास के लिए आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज वहां पे कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ना ही आपके पास कोई बहाना है। ठीक है, अब 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बारी जरा सारे बच्चे मेरे साथ डिस्कस करेंगे कि वो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से थे। ठीक है जी, देखो AS1 इट वाज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS2 जो था दैट वाज बेस्ड ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। AS3 जो था दैट वाज कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS4 जो था दैट वाज कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। AS5 नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। साथ साथ बोलते रहो अपने अपने घरों में प्लीज, सारे बच्चे अपने अपने घरों में प्लीज मेरी बात को रिपीट करते रहो। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं एवरीबॉडी प्लीज कीप ऑन रिपीटिंग। ठीक है, AS5 जो था दैट वाज ऑल अबाउट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज या चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, फिर इसके बाद AS6 मैंने आपसे कहा था डिलीटेड है, ओमिटेड है, विड्रॉ हो गया था। AS7 इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 8 ऑलरेडी विड्रॉन। 9 जो था दैट वाज रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड 10 वाज PPE, दैट इज, बोलो PPE क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। क्या सबको क्लियर है या नहीं? सौरभ, मैं SM का ना आप सभी को ना एक शेयर करूंगा, आप SM का अगर वहां से देख लोगे तो आपकी पूरी रिवीजन कवर हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है सर, इसके बाद ना AS11 क्या था? इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग, जो भी इफेक्ट होगा ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। 12 जो था दैट वाज ऑल अबाउट, कौन बताएगा? गवर्नमेंट ग्रांट्स। 13 क्या था? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। 23 क्या था? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट। 14 क्या था? अमेलगमेशन की अकाउंटिंग। 15 क्या था? कौन बताएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट। 16 क्या था सर? 16 था बोरोइंग कॉस्ट। 17 क्या था? कौन बताएगा? सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18 क्या था? हाँ जी, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। वेरी गुड। और अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट अबाउट 19, इट वाज ऑल अबाउट लीज। एंड व्हाट अबाउट AS20, इट इज ऑल अबाउट अर्निंग पर शेयर। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने 21 में हमने ये पढ़ा था, 21, 23, 23 मैंने कहा था इकट्ठे पढ़ना। 21 में हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट कंसोलिडेशन। 23 के अंदर हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और 27 जो था दैट वाज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। सबको याद आ गया? वेरी वेल डन सर। इसके बाद ना अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट वाज कि व्हाट इज AS22, दैट इज टैक्सेस से रिलेटेड बात करता है वो। हाँ जी, टैक्सेस ऑन इनकम से रिलेटेड बात करता है। AS23 मैंने आपको पहले बता दिया। AS24 की जब हम बात करते हैं तो दैट इज ऑल अबाउट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन। और अगर आपको याद हो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज 25। 26 जो था दैट वाज ऑल अबाउट इंटैंजिबल एसेट्स। 28 impairment of assets and 29 provisions contingent assets and contingent liabilities। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे क्या सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों को याद हैं? यस और नो, क्योंकि उसके बाद ही इसके अंदर की चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सारे बच्चे ओके कर दीजिए। क्या ये लिस्ट हमें समझ में आ गई है कि दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसको अब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं? सारे बच्चे एक बारी कंफर्म कर दीजिए प्लीज।
सारे बच्चे प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से सर, अब ना इसको अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में ना अगर आपको याद हो तो मैंने सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके साथ डिस्कस किया था दैट वाज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मैंने आपसे कहा था अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है। देखिए स्टेप याद रखना, जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेट अवे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे सिर्फ ये पूछे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, सर ये होते हैं स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब कई बार ना बच्चा इसको याद नहीं कर पाता, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। देखिए हर कंपनी अकाउंट्स को बनाते समय कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करती है, ठीक है जी, और मेथड्स फॉर अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। यानी कि आपको सबसे पहले यह बताना पड़ेगा कि आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, और आपको यह बताना पड़ेगा कि आप उन प्रिंसिपल्स के लिए कौन से मेथड्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। नंबर 1, adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statement। हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय या उन्हें प्रेजेंट करते समय कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है जिसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी होता है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपके मेथड्स क्या हैं फॉर अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। क्या सबको क्लियर है या नहीं? एवरीबडी प्लीज, क्या मेरी बात सबको समझ आ गई? एवरीबडी लॉक कर दे इसको। वेरी गुड। अब वो ये यहां पे क्या कह रहे हैं, सच डिस्क्लोजर फॉर्म द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो भी आप डिस्क्लोज करोगे ना कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, व्हाट आर द मेथड्स जिसे हम यूज कर रहे हैं फॉर अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, ये सारे के सारे आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, और ये डिस्क्लोजर्स क्या पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है। वेरी गुड सर। इसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस होती हैं लाइक अक्रूवल प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी और गोइंग कंसर्न, इनका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस फॉलो नहीं कर रहे देन देयर डिस्क्लोजर इज बीइंग रिक्वायर्ड। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं जरा बता दो। सर फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता था एक गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। बोलना जरा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल प्रिंसिपल्स। क्या हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हैं जब भी हम बात करेंगे फंडामेंट, और उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। सर इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में चले गए थे। कौन बताएगा किसी भी कंपनी की इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, जल्दी बताओ। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर। यस सर। सर कॉस्ट क्या होती है, किसी को याद है? सर हाँ ना सर। सर हमें यह बताया गया था कि जब भी वी टॉक अबाउट कॉस्ट, जब भी हम कॉस्ट से रिलेटेड बात करेंगे तो बस हमें याद रखना है कि कॉस्ट कैलकुलेट करते समय हमें हर वो चीज ऐड करनी है जो खर्च की गई थी टू ब्रिंग योर इन्वेंट्री एट द करंट लोकेशन या करंट पोजीशन। इसके अलावा क्या उसमें कन्वर्जन कॉस्ट भी ऐड होती है? खत्म। तो अगर पेपर में आ जाए कि सर एक बात बताओ, इन्वेंट्री को वैल्यू किस पर करते हैं एज पर AS2 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आई एम वेरी श्योर AS2 इज क्लियर टू एवरीवन। AS3 जब हम बात करते हैं ना तो दैट टॉक्स अबाउट, हाँ जी, AS3 किसके बारे में बात करता है? प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है, क्या इसके लिए आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया है? तो इस AS के अंदर वही लिखा हुआ है जो आपने पढ़ा था कि लाइक जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट के अंदर, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबको याद आ रहा है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सर इसके बाद ना अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन AS4 से। क्या सब तैयार है? एवरीबॉडी टेल मी गुड टू गो। अगर हाँ तो फटाफट से एक बारी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सब लोग अपने होश में हैं
और बिल्कुल तैयार हैं आज के सेशन के लिए। AS4 आज हम पढ़ेंगे। सर हम कोशिश करेंगे आज के सेशन में AS15 तक कवर अप करेंगे, ठीक है। आप समझिए मेरी बात को, ये सारे बड़े लेंदी चैप्टर हैं और मैं सिर्फ रीड नहीं कर रहा, मेरी कोशिश है कि आपको साथ साथ लर्न करवा दूं मैं, ताकि आप लोग जब इसको पढ़ो तो आपको प्रेशर फील ना हो, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं कि जितने भी मेरे थ्योरी सेशंस होंगे वो समवेयर अराउंड 100 to 120 पेजेस के अंदर कवर अप हो जाएंगे। 120 पेज की थ्योरी जब हम करेंगे फ्रॉम ICSI मॉड्यूल ईच एंड एवरी पॉइंट, तो सर मानो मेरी बात, जितने भी नंबर की थ्योरी आएगी आप लोगों के लिए ये एक वैल्यू एडिशन बनेगी इन एडिशन टू व्हाट वी आर डूइंग हार्ड वर्क इन द प्रैक्टिकल पार्ट। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल अगर अच्छे से करा हुआ है, थ्योरी पार्ट अगर आप साथ साथ कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो, पूरा मॉड्यूल कवर अप कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी कि हमारा पेपर जो है वो हमारे हाथ से निकल जाए, ठीक है। यही हमारी कोशिश है और कुछ भी कोशिश नहीं है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आ जाता है बेटा AS4, ठीक है। AS4 कहता है कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो पहले ना इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां पे ना दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। पहला वर्ड है कॉन्टिंजेंसी और दूसरा वर्ड है इवेंट्स। दूसरा वर्ड क्या है? इवेंट। यहां पे जब मैं ये लाइन बोलता हूं ना आफ्टर बैलेंस शीट डेट, पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, अगर मैं ये कहूं कि 31 मार्च की बैलेंस शीट बनी है, 31 मार्च 2024, आपने अक्सर देखा होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, तो इसको बोलते हैं बैलेंस शीट डेट। लेकिन दोस्तों एक बार याद रखना, बैलेंस शीट बनाई अलग तारीख को जाती है और बैलेंस शीट का अप्रूवल अलग डेट को होता है। तो ये बहुत बार देखा गया है कि बैलेंस शीट की डेट तो अलग है, लेकिन इसका अप्रूवल जो है ना, मान लेते हैं कि वो अप्रूवल जो है वो 12 अप्रैल को होता है। आप मुझे बताओ, फ्रॉम द डेट जब बैलेंस शीट बनी, फ्रॉम द डेट जब उसका अप्रूवल हुआ, क्या इसमें ये टाइम पीरियड आ गया? यस और नो? ये सारा टाइम पीरियड आ गया? जल्दी बताओ एवरीबॉडी, कम ऑन। आपके पास एक टाइम पीरियड आ गया बैलेंस शीट डेट के बाद। एवरीबॉडी कम ऑन। बैलेंस शीट डेट के बाद से क्या अप्रूवल तक के बीच का क्या टाइम पीरियड आ गया? हां या ना? यस। तो इस टाइम पीरियड में क्या कुछ इवेंट अकर हुई होंगी? हां या ना? तो इनको क्या बोलेंगे आप? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सारे बच्चे बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम? इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इसका मतलब होता है वो इवेंट जो बैलेंस शीट के बाद लेकिन अप्रूवल से पहले हुई हैं, उनको बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। और यहां पर एक वर्ड आ रहा है कॉन्टिंजेंसीज। क्या वर्ड आ रहा है बेटा? कॉन्टिंजेंसीज। अब कई बार बच्चा पूछता है सर कॉन्टिंजेंसीज क्या होती है? सर देखिए, कॉन्टिंजेंसीज का मतलब होता है कोई भी ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन, एक बार दोबारा बोलेंगे, कोई भी ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन जिसका आउटकम जो है ना वो किसी अनसर्टन चीज पे डिपेंड करता है। कॉन्टिंजेंसी मतलब किसी और के होने ना होने पर निर्भर करता हो, क्या उसको हम यहां पे कॉन्टिंजेंसी बोलते हैं। तो यहां पे ना दो वर्ड यूज किए गए हैं, कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब AS4 क्या कहता है? ध्यान से सुनेंगे जरा। AS4 कहता है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, AS4 कहता है कि इन चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डील किया जाता है, ये AS4 सिखाता है। यानी कि अगर आप देखो, मैं आपको ना एक चीज बताता हूं क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ICSI ने ना ओवरव्यू दिया है। इसका मतलब आप CS का बच्चा, ICSI चाहता है कि भैया CS के बच्चे को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील क्या करता है।
सर यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम सीए के अंदर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो यही AS4 जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पर वो स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आपके सामने ये आपका स्टडी मैट खुला हुआ है, तो स्टडी मैट के अंदर इन्होंने ये नहीं बताया कि वो स्टैंडर्ड्स ऑफ डीलिंग क्या है, सिर्फ ये बताया गया है कि वो बताता है वो स्टैंडर्ड्स हाउ टू डील इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू थिंग्स, वन कॉन्टिंजेंसी, वन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। फिर उसने बताया कॉन्टिंजेंसी क्या होता है, फिर उसने बताया इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस प्लीज। तो हमारे कोर्स में बेसिकली ये नहीं है कि व्हाट आर दोज स्टैंडर्ड, हाउ टू डील विद इट। हमारे कोर्स में सिर्फ ये जानना है क्या कि ये एएस करता क्या है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो आपको आईसीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या पूछा जाएगा। टेल मी व्हाट डज AS22 डील्स विद, बस आपको यह पता होना चाहिए। हाउ डज इट डील्स विद यहां पर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, समझ आ रही है? तो बेसिकली आपको यह पता होना चाहिए AS1 है क्या और ये किससे रिलेटेड बात करता है, समझ आ रही है? AS2 क्या है, किससे रिलेटेड बात करता है, AS3 क्या है। अब उसमें से कुछ AS इनको इंपॉर्टेंट लगे जिनके इन्होंने बना दिए चैप्टर, लाइक AS3 मोस्ट इंपॉर्टेंट था तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर बना दिया। AS21 इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, इन्होंने कंसोलिडेशन का चैप्टर बना दिया। क्या समझ आ गया या नहीं? हाँ एग्जैक्टली, किसी भी स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए व्हाट दिस स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट एंड हाउ डज we are going to discuss in this standard या what we are going to discuss in this standard. I hope everybody is clear, right? तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ AS4 क्या डील करता है, कहते हैं ये स्टैंडर्ड डील करता है ट्रीटमेंट in the financial statement of two things, one is contingency, the second one is event occurring after balance sheet date. जब मैं बोलूंगा कि सर what is the meaning of, हाँ जी, what is the meaning of contingency and what is the meaning of event occurring after balance sheet date, तो वो इसने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। contingencies क्या होती हैं, वो कंडीशन वो सिचुएशंस होती हैं, वो कंडीशन वो सिचुएशन होती है जिसका अल्टीमेट आउटकम या तो गेन होता है या फिर लॉस होता है। यानी कि जिसका अल्टीमेट आउटकम क्या होता है बेटा, या तो गेन होता है या फिर लॉस होता है, और विल बी नोन और डिटरमाइंड ओनली ऑन द अकरेंस या नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। यानी कि गेन होगा या लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो गेन होगा या लॉस होगा वो डिपेंड करता है किसी और चीज के होने के चांसेस पर। क्या सबको क्लियर है? यस सर। इसके बाद ना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या होता है। ये वो इवेंट्स होती हैं जो कि सिग्निफिकेंट इवेंट हो, नंबर वन, बोथ फेवरेबल भी हो सकती है अनफेवरेबल भी हो सकती है, और ये अकर कब करती है, बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट व्हेन दे आर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ आ गया जी? आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब वो सिग्निफिकेंट इवेंट फेवरेबल और अनफेवरेबल जो कि हैपन कब हो रही है, आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड दैट्स इट। नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं चैताली, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितना मोर एंड मोर यू विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस, क्या उतना आपके लिए रिटेंशन। देखो अगर हम पहले से ही सोच लेंगे ना तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैं बताऊं कि इसको कैसे लर्न करना है। चलिए अब चलते हैं बेटे दोस्तों AS5 की ओर। आफ्टर AS4 AS5 की ओर चलते हैं। देखिए इसमें ना क्या क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं, पहले मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं क्या होता है। देखिए जब हम P&L बनाते हैं ना, जब हम P&L बनाते हैं, AS5 क्या कहता है, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ P&L, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ P&L। मतलब AS5 कहता है कि जब भी आप नेट प्रॉफिट या P&L स्टेटमेंट बनाए फॉर द पीरियड, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है जी, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ध्यान से सुनना। कौन कौन सा? पहला सर आपको ये ध्यान रखना होगा, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होगा वो ये है कि आपको, हेलो, सबसे पहला आपको जो बात ध्यान रखनी पड़ेगी, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन या मैनर ऑफ ड्राइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L, कि जो भी आपको ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से रेवेन्यू जो आ रहा है और जो रेवेन्यू आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज
की वजह से आ रहा है, या फिर अगर किसी तरह का कोई भी चेंज पाया जाता है इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर 3 चीजें याद रखो, क्या इन सब को हमें सेपरेटली दिखाना होता है पी एंड एल स्टेटमेंट बनाते समय? तो कौन मुझे बताएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते समय क्या हमें ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या ये सब बतानी होती है? आंसर इज यस। अब कई बार बच्चा कहता है सर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? भाई एक बात बताओ, अगर लॉस बाय फायर हो जाए तो ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ये रूटीन में तो होता नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया और मेरे पास रेवेन्यू आया तो क्या ये मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास अचानक से मेरी लॉटरी इनकम लग गई और मेरे पास रेवेन्यू आ गया तो क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा? तो यहां पर एएस की मांग क्या है कि हर कंपनी को ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को, यानी कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है, और जितने भी आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं उनको भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। क्या ये बात सबको समझ में आई है? सारे बच्चे एक बारी कंफर्म करेंगे, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ठीक है, अब आओ देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है, आराम से देखना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड क्या है? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, विजिबल टू एवरीवन। हाँ देखो, जब आप मेरी क्लास देखते हो ना तो स्क्रीन को टेढ़ा करके देखा करो, बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड क्या है? क्लासिफिकेशन करना एंड डिस्क्लोजर करना कुछ आइटम्स का इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ताकि हम प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कर सके ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को बनाते समय कुछ आइटम्स को प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज करने का एक यूनिफॉर्म पैटर्न, ताकि हम इसको बाद में कंपेयर भी कर सके। समझ रहे हैं? तो हम यहां पर क्या बता रहे हैं कि जब भी कोई कंपनी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाए तो आपको कौन कौन सी चीजों को, हाँ जी, कौन कौन सी चीजों को कैसे क्लासिफाई और डिस्क्लोज करना होता है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बने, और यूनिफॉर्मिटी बनने से क्या कंपेरेबिलिटी बढ़े। तो आप यहां पे देखेंगे इससे एनहांस क्या होता है बेटा? कंपेरेबिलिटी एनहांस हो जाती है। ये स्टेटमेंट क्या चाहता है? क्लासिफाई किसको करना है? मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, क्लासिफाई एंड डिस्क्लोजर। 2 वर्ड लिखे हैं ना, एक क्लासिफिकेशन पे ज्यादा जोर लगाएगा ये, एक डिस्क्लोजर पे। तो एक बच्चा कहता है सर किसका क्लासिफिकेशन और किसका डिस्क्लोजर? ठीक है जी, किसका क्लासिफिकेशन एंड किसका डिस्क्लोजर? स्वाति कह रही है सर ये सब कैसे याद रहेगा? स्वाति, एक ना सारे बच्चों को मैं दोबारा से एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज सुनेंगे ध्यान से। भाई तुम लोग ना इतने बड़े बड़े लॉस पढ़ रहे हो, ठीक है, 5-5 नंबर की वेटेज के लिए, 5-5 नंबर की। मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि भाई मेरी 11 क्लासेस। अब आप ये मत देखो कि मैं कौन सी क्लास में कितना अंदर जा रहा हूं, कितना बाहर जा रहा हूं। 11 क्लास का मतलब कुछ भी नहीं होता भाई। अगर 11 क्लास के बाद तुम्हें कोई ये गारंटी दे दे कि तुम्हें थ्योरी पूरी आती होगी, क्या तुम्हें कोई ये गारंटी दे दे कि भाई तुम्हारे इतने मार्क्स कंफर्म्ड हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि भाई इस पेपर के लिए ये जो आप कर रहे हो ना, ये मेहनत बहुत कम है मेरे हिसाब से। बिकॉज ये पेपर आप लोगों की लिए सबसे बड़ी दुविधा है इस पेपर को निकालना, ये मैं पहले ही बता दूं आपको। ठीक है स्वाति? तो ये मत सोच दिमाग से कि भैया ये कैसे याद रखूंगी मैं, है ना, याद तो रखना पड़ेगा, नहीं तो जाके आईसीएसआई को बोल दो कि सारा कंटेंट आपका काट के पूरे पेपर के अंदर 2 चैप्टर आपको दे दिए जाए, बस हम वही अच्छे से करके जाएंगे। प्रोफेशनल पेपर है भाई, आप ऐसे कैसे बोलोगे? प्रोफेशनल पेपर के अंदर जो भी कंटेंट है सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल था, ये 2 चीजों पे जोर लगा रहा है, आवाज मारो, पहला क्लासिफिकेशन पे और दूसरा डिस्क्लोजर पे। तो दिमाग में आता है सर क्लासिफिकेशन किसका, डिस्क्लोजर किसका, ठीक है। अब सबसे पहले आई टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन किसका, मैंने पहले ही बोला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम्स। यानी कि ये चाहता है एंड डिस्क्लोजर ऑफ
आइटम्स विद इन पी एंड एल फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। नाउ सी, 3 वर्ड यूज करें, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर। किसका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड एंड ऑर्डिनरी एक्टिविटी। 3 ही तो चीजें होती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी तो आपको समझ आता है। प्रायर पीरियड का मतलब होता है कि कुछ ऐसी आइटम जो आपने पहले कभी प्रायर पीरियड को बिलोंग कर रही थी बट आपने उन्हें गलती से इग्नोर कर दिया, क्या उन्हें इस साल के पी एंड एल में कैसे डिस्क्लोज करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये भी AS5 बताएगा। तो कौन बताएगा? 2 चीजें, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर। मेरे पीछे पीछे बोलना है सर, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर सबने बोलना है। बोलो बोलो जल्दी बोलो, 2 वर्ड्स बोलने हैं आपने, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर। सर किसका क्लासिफिकेशन, किसका डिस्क्लोजर, कौन बताएगा? ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम एंड ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। इट ऑल्सो स्पेसिफाइड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सर आपको याद होगा मैंने कहा था कि कोई भी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में किसी तरह का कोई चेंज आएगा तो उसका डिस्क्लोजर भी हमें यही सिखाएगा। तो कौन मुझे बताएगा? एक भाई सारे बच्चे लर्न करेंगे मेरे साथ, सारे बच्चे मेरे साथ लर्न करेंगे। कौन बताएगा AS5 का काम क्या है? सर AS5 का मेन काम है क्लासिफिकेशन करना एंड डिस्क्लोजर करना, ठीक है। हाँ जी, वाइल ड्राइंग किसको? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ताकि हम लोग एक यूनिफॉर्म बेसिस पर पी एंड एल बना सकें जिससे एनहांस होती है कंपेरेबिलिटी। सर सवाल यहां पे ये है कि किसका क्लासिफिकेशन, किसका डिस्क्लोजर। तो मैंने आपसे कहा था एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, प्रायर पीरियड आइटम एंड ऑल्सो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी? ठीक है जी। और ये स्टैंडर्ड कब अप्लाई होगा बेटा? ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है बाय एंटरप्राइजेस जो प्रेजेंट करेंगी पी एंड एल को फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, प्रायर पीरियड आइटम। देखो पूरा का पूरा आ गया ना जो मैंने आपको बताया, क्या सब कुछ इसने लास्ट पैराग्राफ में कवर अप कर लिया? लास्ट पैराग्राफ में इसने सब कुछ कवर अप कर लिया। दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड बाय एन एंटरप्राइजिंग प्राइसिंग पी एंड एल फ्रॉम द ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड आइटम in the statement of P&L in accounting for changes of accounting estimate and disclosure of changes in accounting policy. So simple। देखो लर्न करना मुश्किल नहीं है, बस अगर आप एक बार ढंग से समझ लोगे ना, मैंने पहले ही बोला देखो एक बार में नहीं होगा ना, पहले मैं पढ़ा रहा हूं फिर आप एक बार और पढ़ना, ठीक है। 100 पेज की थ्योरी है भाई, 100 पेज की, 35 पेज मैंने अभी तक आपको दिए हैं, 65 और देने हैं। जब मैं कराने से नहीं डर रहा तो भाई आप करने से क्यों डर रहे हो? नंबर तो तुम्हारे आने हैं दोस्तों। टेस्ट साथ साथ हो रहे हैं आपके, ठीक है ना, टेस्ट साथ साथ हो रहे हैं, तो जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब चलते हैं मेरे दोस्तों AS7 पे। मैं आपको बताता हूं कि AS7 का प्रॉब्लम क्या है। AS7 में ना सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि AS7 कब लगता है। देखो कितना बढ़िया, तो मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है यार, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है। कितने बच्चों को मजा आ रहा है ये बताओ भाई, कसम से कह रहा हूं मेरे को तो इतना मजा आ रहा है ना, इतना आनंद आ रहा है ना कि मैं वेट करता हूं कि कब सुबह के 10 बजेंगे, फिर मैं वेट करूंगा अब 10 बजेंगे, अब मैं वेट करूंगा कब रात के 9 बजेंगे, फिर मैं बीच में वेट करूंगा कब शाम के 4 बजेंगे सिक्योरिटी लॉ के लिए। पता नहीं तुम लोग वेट करते हो या नहीं करते, भाई हम तो वेट करते हैं। सोचो टीचर का इतना पागलपन कि कब सुबह हो, कब दोपहर हो, कब शाम हो। देखो मुझे तो इतना मालूम है, जो बच्चा सिंसियरली मेरे साथ ये महीना मेहनत कर लेगा ना भाई, उसका रिजल्ट बदल दूंगा मैं। जो बच्चा फेल हो रहा था वो पास हो जाएगा, पास वाला 70+ पे आ जाएगा, 70+ पे जो पहले से था वो 80-90+ पे आ जाएगा। रिजल्ट बदल दूंगा मैं, आपको बता रहा हूं, आप लोगों का रिजल्ट बदल दूंगा, ये मैंने आपको बता दिया है। इस बार एक गोल और एक ऑब्जेक्टिव के साथ मैं काम कर रहा हूं, फॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक गोल सामने रखा हुआ है और उस गोल को पूरा करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है।
चलो इधर देखो जरा सारे, सामने देखना जरा, ऊपर लिखो AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, सामने देखना जरा। देखिए क्या होता है, मान लो आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है जी, आप क्या हो, एक कॉन्ट्रैक्टर, और आपके पास आपके पास आपके पास ये बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आया। तो आप मुझे बताओ एक कॉन्ट्रैक्टर की जिंदगी में अकाउंटिंग करते समय क्या दिक्कत आती होगी, ये क्वेश्चन है, सोच के देखो। देखिए क्या होता है, यहां पर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 5 साल में, तो यहां पर आया डेट ऑफ कंप्लीशन। कौन मुझे बताएगा प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर साल क्या अपन एक्सपेंस, हर साल क्या हम लोग यहां पर एक्सपेंसेस कर रहे हैं? सही मायने में आपको प्रॉफिट कब पता चलेगा? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी कि आपको कब पता चलेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट से मेरा प्रॉफिट कब आया? कौन बताएगा? इस कॉन्ट्रैक्ट से मेरा प्रॉफिट कितना आया, कब आया, ये आपको कब पता चलेगा? क्या बीच में पता चलेगा या 5 साल बाद? कौन बताएगा? कौन बताएगा? व्हेन आई विल गेट टू नो दैट व्हेन विल बी माई प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जानना मुझे कब पता चलेगा, बस ये बता दो। When I am going to get to know about my profit, who will answer my question? आपको कब पता चलेगा कि आपने कितना पैसा इसमें से कमाया है? वेरी वेल डन। बच्चा कह रहा है सर 5 साल बाद। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम 5 साल तक आपको लगता है कि P&L बनाएंगे नहीं? अरे यार ये कैसे सरलता से, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या कंपनी को P&L तो बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। उसको प्रॉफिट पता चलेगा 5 साल बाद, भले ही उसको प्रॉफिट पता चलेगा 5 साल बाद, लेकिन दोस्तों उसको P&L तो रेगुलर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करें खर्चों को और रेवेन्यू को बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एवरी ईयर P&L तो बनेगा ना, तो कैसे खर्चों और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, ये हमें सिखाता है AS7। तो बिना पढ़े कोई बताएगा AS7 क्या सिखाता है? AS7 का मेन मकसद क्या है? AS7 का मकसद है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, जब वो एनुअली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे खर्चों को और इनकम्स को, क्या ये हमें सिखाएगा AS7। सारे बच्चे सोच के बताओ। देखो रियल प्रॉफिट अभी पता चलेगा या आफ्टर कंप्लीशन, लेकिन हर साल P&L तो फिर भी बनाना ही पड़ेगा ना दोस्तों। वेरी वेल डन। कितने बच्चों को बात समझ में आई है? बोल दो यार। दोस्तों आप बस इतना बता दो कितने बच्चों को बात बिल्कुल पल्ले पड़ गई है कि सर एक एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कंठस्थ हो गया है। वेरी गुड। आओ जरा इसको समझते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही, निखिल ने बिल्कुल सही लिखा है, नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं हर साल। The objective of this standard is to prescribe accounting treatment of revenue and cost। समझ आ गया? इस स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिस्क्राइब करना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका? रेवेन्यू का और कॉस्ट का, रेवेन्यू का और कॉस्ट का, जो कि एसोसिएट करेंगे विद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स।
देखिए हर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू भी आएगा, हर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट भी आएगा, ठीक है। तो मेरे को बस इतना बता दो कि इन एवरी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉस्ट को कैसे कैसे आप, हाँ जी, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा? क्या सबको क्लियर है? तो एक बार दोबारा बता दो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी? हाँ जी, ये स्टैंडर्ड हमें बताता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, जो कि पार्ट ऑफ क्या होगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। वेरी गुड। बिकॉज द नेचर ऑफ द एक्टिविटी अंडरटेकन, द डेट जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है और डेट जब ये कंप्लीट होता है, ये अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स में आता है, इसीलिए ये एक प्राइमरी इशू बन जाता है क्या, कि ऐसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे की जाए ताकि हम एलोकेट करें रेवेन्यू को और खर्चों को। और मेरे दोस्तों, यही हमें स्टैंडर्ड सिखाता है कि उसका एलोकेशन कैसे होगा। क्या सबको क्लियर है? अगर कोई पूछे कि ये स्टैंडर्ड कब लगेगा बेटा, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में लगता है ये स्टैंडर्ड, ठीक है जी। ये कब लगता है? अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाता है। कहता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स विच आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। इतना नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, आई एम वेरी श्योर। सबसे पहले तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब लगता है एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर ये दो बातें आपको मालूम है तो AS7 खत्म हो जाता है। एक बार सारे बच्चे ओके कर देंगे। क्या आपको समझ आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 7 में क्या था? देखो, 4 था कॉन्टिंजेंसीज और इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डील करते हैं, ये हमें सिखाता है। वहां पे हमने सीखा कॉन्टिंजेंसी का मतलब क्या होता है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। 5 कहता है कि P&L स्टेटमेंट बनाते समय हमें क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर करना पड़ता है कुछ आइटम्स को, ताकि हम लोग यूनिफॉर्म बेसिस पे बना सके, जिससे कंपेरेबिलिटी एनहांस हो सके। तो वो हमने 5 में पढ़ा था। उसमें हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड, ऑर्डिनरी, अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करा, ठीक है जी। AS7 बेसिकली उन कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करता है जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लिए होते हैं, और अक्सर ये देखा गया है द पीरियड व्हेन दे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड द पीरियड व्हेन द कंप्लीशन, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर्स आ जाते हैं। तो ऐसे में रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट बहुत जरूरी हो जाता है, और कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे उसको, क्या उसमें ये हमारी हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। क्या सबको क्लियर हो गया, हाँ या ना? सारे बच्चे एक बारी प्लीज कंफर्म करेंगे, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? क्या ये पॉइंट हमें अच्छे से समझ में आ गया है? जल्दी जल्दी बता दो सारे बच्चे। तुमको कसम लगेगा बाबू, ओ बाबू नहीं बोलेगा। चलो बहुत बढ़िया। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने भी मुश्किल नहीं है, इतने भी मुश्किल नहीं है। बच्चे जो है ना, इसको थोड़ा सा रॉक बेटा, इसके लिए ना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का ना एक पूरा चैप्टर होता है, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ना आपके ICSI के कोर्स में हुआ करता था इस सिलेबस से पहले, यानी कि जब हम 2017-18 में पढ़ाते थे ना कॉस्टिंग, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पूरा चैप्टर हुआ करता है ना। चलो आ जाओ जरा, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं जरा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्लीज ध्यान से सुनेंगे।
भाई एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। सपोज करो कि आपने मुझे फीस पे करी, तो मेरे लिए फीस क्या है? रेवेन्यू। ठीक है, मैं माल बेचता हूं, मैंने माल सेल करा, तो सेल ऑफ गुड्स से जो मेरे पास पैसा आया वो भी क्या है? रेवेन्यू। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं पलक, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सेटअप इतना प्यारा है ना, लेकिन इस सेटअप में ना थकावट बड़ी हो जाती है, खड़े रहना पड़ता है ना, 3-3 घंटे क्लास इसके ऊपर खड़े होकर लेनी पड़ती है। नहीं, बट इतना इंटरेस्टिंग सेट। आप लोगों को इस सेटअप में मजा आता है? कोई बताएगा इस सेटअप में पढ़ने पे मजा आता है या नहीं आता? ये तो आपको नहीं लगता जैसे मैं आपके घर में आके पढ़ा रहा हूँ आपको? इस सेटअप में ना ऐसी फीलिंग आती है जैसे ना कोई आपके साथ ना 1-to-1 बेसिस पे बात कर रहा है। 1-to-1 टच वाली फीलिंग आती है नहीं? मुझे ऐसा लगता है जैसे ना फ्रेशनेस फील होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट में भी लगवा देते हैं। चलो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। पहले ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? स्कूल वाला भी। थैंक यू अनन्या। चलो सामने देखो, जरा देखो अनन्या कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख रही है मेरे लिए। नलायको सीखो अनन्या से कुछ। चलो इधर देखो जरा, देखो ये स्टैंडर्ड डील करता है basis for recognition of revenue in the statement of P&L of an enterprise। क्या कहता है वो? रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब हमें अपने रेवेन्यू को अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये हमें सिखाता है। ठीक है जी। कहता है द स्टैंडर्ड इज कंसर्न्ड विद रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज लाइक सेल ऑफ गुड्स। अच्छा मेरे लिए तो ये आएगा नहीं, मेरे लिए क्योंकि आई एम सर्विस प्रोवाइडर, तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या फिर बाय यूज ऑफ अदर एंटरप्राइज रिसोर्सेज। मतलब क्या है, मान लो मैंने किसी और को लोन दिया हुआ है तो वहां से ब्याज आएगा, किसी की कंपनी के शेयर में पैसा लगा रखा है तो वहां से डिविडेंड आएगा। तो ये सारी चीजें हमें कब और कैसे रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड हमें बताता है। तो ये स्टैंडर्ड डील करता है रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के साथ कि आपको जो भी रेवेन्यू आता है फ्रॉम सेल ऑफ द गुड्स या फ्रॉम प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज या यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ एनी अदर एंटरप्राइज, इन सभी को आप लोगों को कब कैसे कहां रिकॉग्नाइज करना है, क्या इसके बारे में हमें AS 9 बताता है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? अब इधर देखेंगे जरा सारे। कहते हैं रेवेन्यू होता क्या है, व्हाट इज रेवेन्यू? कहते हैं रेवेन्यू एक ग्रॉस इनफ्लो होता है कैश का। आए हाय, ये बताओ कोई बड़ी बात है? तुम्हें नहीं मालूम क्या ये बात? रेवेन्यू क्या होता है बताओ, कोई आप में से बता सकता है व्हाट इज रेवेन्यू? भाई जो मेरे पास इनफ्लोज आएंगे क्या वो मेरा रेवेन्यू है? हाँ जी, रेवेन्यू क्या होता है दोबारा पढ़ो, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द कैश, रिसीवेबल्स एंड अदर कंसिडरेशन
जो कि अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। दोबारा समझेंगे, रेवेन्यू क्या होता है? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द कैश होता है, या फिर रिसीवेबल्स होता है, या अदर कंसिडरेशन जो कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एंटरप्राइज के पास आता है। तो अगर कोई पूछे ये स्टैंडर्ड डील क्या करता है, सारे बच्चे बोलेंगे सर 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 सुनो ना सर, मेरे को बोलने दो ना, चल तू बोल, चल भाई तू बोल। सर ये कहता है कि ना ये स्टैंडर्ड ना डील करता है कि हमें P&L बनाते समय हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब कैसे कहाँ करना चाहिए। यहाँ पे रेवेन्यू कहाँ से आ सकता है? सर रेवेन्यू आ सकता है सेल ऑफ द गुड्स से, या फिर किसी भी सर्विसेज को रेंडर करने से, या फिर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अदर एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा, रॉयल्टी वगैरह, ये सब चीजें। सर फिर उसके बाद एक सवाल पूछा गया, सर रेवेन्यू होता क्या है? तो याद रखना रेवेन्यू और कुछ नहीं है, क्या ये सिंपली ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द कैश होता है, रिसीवेबल्स होता है, फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज एंड फ्रॉम द यूज ऑफ अदर। वही चीज इन्होंने दोबारा नीचे टेप दी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। क्या सबको क्लियर है या नहीं? और उसको कैसे ट्रीट करना है, क्या ये हमें सिखाता है कौन? AS9। सारे बच्चे एक बार ओके कर देंगे। AS9 क्या है? क्या मैं लॉक कर दूं? AS9 डील करता है विद किसके साथ? रेवेन्यू रिकॉग्निशन while drawing statement of P&L out of various types of activities like sale of goods, rendering of services using come on resources of the other enterprises। ठीक है जी। क्या रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो भी ग्रॉस इनफ्लोज होते हैं वो सब रेवेन्यू होता है हमारा। हाँ जी, रेवेन्यू क्या होता है? जो सारा क्या होता है हमारा ग्रॉस इनफ्लो होता है। चलो वेरी वेल डन। अब चलते हैं नेक्स्ट। पीपीई क्या है? मैंने पहले ही बोला, देखो पीपीई का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मुंह खोलना, सारे बच्चे लिख के दिखाओ, व्हाट इज पीपीई? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अरे बोलो ना भैया। देखो थ्योरी पढ़ रहे हो आप लोग, थ्योरी में बच्चा सो जाता है, 1 घंटा हो भी गया, आपको पता चला आपको? चलो पीपीई क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी कि पीपीई स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कहता है दीज आर द टेंजिबल आइटम। पहले मैं बिना पढ़े इसको बता देता हूं ये क्या कहता है। मुझे एक बात बताओ, जब भी हम कोई प्लांट खरीदते हैं या कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। पीपीपी नहीं है सत्यम, पीपीई। तीसरे वाले पी का क्या करेगा लल्लू? हाँ जी, कहते हैं ये स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि हम अपनी किताबों में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, है ना। जैसे मान लो आपने कोई एसेट खरीदा 2 करोड़ का और उसके ऊपर कुछ आपने और भी खर्चे करे, तो सवाल, जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट हुई, तो सवाल यहाँ पर ये है कि जब हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो किस वैल्यू पे शो करेंगे, पहले बात। फिर उसके बाद हर साल उस पर कुछ डेप्रिसिएशन लगेंगी, तो फिर उसके बाद उसको किस वैल्यू पे शो करेंगे। सो ये बेसिकली हमें AS10 बताता है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? तो AS10 टॉक्स अबाउट, जल्दी बताओ AS10 किसके बारे में बात कर रहा है, जल्दी बताओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर द टेंजिबल आइटम जो कि हेल्ड की जाती है फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज। ठीक है जी। एक बार दोबारा बताना क्या लिखा है। पीपीई कोई भी आदमी क्यों खरीदता है? कहता है इसे या तो हम यूज इन द प्रोडक्शन करते हैं, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स, या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मतलब अपन पीपीई खरीदते क्यों है? तो उसने बोला पर्पस नंबर 1। देखो मैंने पहले ही बोला ना, आपके कोर्स में सिर्फ यही सिखाया गया है कि वो होता क्या है और ये स्टैंडर्ड आपकी कहां मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, ये आपके कोर्स में नहीं है, मैं बार बार बता दूं। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, जरा आराम से देखेंगे। जब मैं बोलता हूं पीपीई क्या होता है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अपना अपना मुंह खोलेंगे। पीपीई का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये सब टैंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको बेसिकली कोई भी कंपनी क्यों खरीद रही है। सर ऑब्जेक्टिव नंबर 1, यूज इन प्रोडक्शन, यूज इन प्रोडक्शन। ठीक है जी, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसे प्रोडक्शन में यूज करना चाहते हैं।
सारे बच्चे बोलेंगे हम इसे प्रोडक्शन में यूज करना चाहते हैं, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू द अदर्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब आ जाता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एएस। देखो सबसे पहला है पीपीई क्या होता है और ये एएस क्यों बनाया गया, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, जब मैं ये बोलता हूं कि ये एएस क्यों बनाया गया, तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे। ये एएस बनाने की जो मेन मंशा थी वो क्या थी, टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पीपीई। आप समझ रहे हो व्हाट इज पीपीई एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एएस। द पर्पस ऑफ दिस एएस इज टू come on do the accounting treatment of PPE। पर्पस ऑफ एएस क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पीपीई। क्या यहां तक क्लियर है? द प्रिंसिपल इशू इन अकाउंटिंग फॉर पीपीई आर, प्रिंसिपल्स क्या है, आराम से देखना पड़े बेटा, मैं एकदम आपको मक्खन की तरह याद करवा दूंगा। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अपनी किताबों में रिकॉग्नाइज कराओ, ठीक है। फिर फाइंड आउट करो किस वैल्यू पे इसको कैरी करना है, फिर फाइंड आउट करो डेप्रिसिएशन कितना होगा, फिर फाइंड आउट करो इंपेयरमेंट लॉस। 4 चीजें बताओ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में 4 चीजें होती हैं। पहला रिकॉग्निशन, दूसरा कैरिंग अमाउंट, तीसरा डेप्रिसिएशन, चौथा इंपेयरमेंट लॉस। बोलना जरा सारे बच्चे बोलो जल्दी जल्दी से। 4 चीजें बोलनी है आपने। ये 4 चीजें कौन कौन सी बोलता है? पहला, सबने लिख के दिखाना है बेटा, वेरी गुड। पीपीई, एएस 10 कहता है पीपीई कौन होता है? ये टैंजिबल एसेट्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन या फिर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द रेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। खत्म हो गया। फिर वो कहता है कि दिस एएस का ऑब्जेक्टिव है टू टीच यू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पीपीई। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर हमें 4 चीजें समझनी होती हैं। पहला रिकॉग्निशन, दूसरा कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है कि पीपीई को कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कितना डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए एंड व्हाट इज द इंपेयरमेंट लॉस, तो मेरे दोस्तों बता दो वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमें मदद करेगा इन सब चीजों के अंदर। दैट इज एएस 10। ब्यूटीफुल, क्या बात है, मजा आ गया। अब वो क्या कहते हैं, शुरू में हमें इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कॉस्ट पर, और बाद में हम या तो फॉलो करेंगे कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल या डेप्रिसिएशन मॉडल। समझ आ गया? देखो वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस एएस कोई भी प्लांट जब आप खरीदते हो तो फर्स्ट ईयर में हम उसको किस पे दिखाएंगे, इनिशियली कॉस्ट पर। लेटर ऑन या तो हम उसको दिखाएंगे कॉस्ट पर, या फिर हम उसको दिखाएंगे रिवैल्यूड फिगर पर, या फिर हम उसको दिखाएंगे डेप्रिशिएटेड फिगर पर। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। सर या तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है भाई जैसे ही खरीदोगे ना, इनिशियली तो किस पे दिखाना, कॉस्ट पर। अगले साल किस पे दिखाना, सर कॉस्ट पे भी दिखा सकते हो। सर अगर आप चाहो तो उसको डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे दिखा सकते हो, चाहो तो रिवैल्यूड फिगर पे भी दिखा सकते हो। खत्म। सारे बच्चे एक बारी फटाफट से कंफर्म करेंगे क्या हमें समझ में आ गया है? जल्दी जल्दी बता दो, क्या हमें समझ में आ गया है? आंसर यस और नो। यस सर बिल्कुल समझ आ गया। सर एएस 10 कहता है पीपीई क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि पीपीई का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर उसने ये कहा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर हमें बात याद रखनी है, एक तो रिकॉग्निशन के बारे में, एक रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन, और लास्ट इंपेयरमेंट लॉस के बारे में। फिर ये हमें ये भी बताता है कि पीपीई से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियली जब हम कोई एसेट खरीदेंगे तो दैट हैज टू बी रिप्रेजेंट एट द कॉस्ट वैल्यू, एंड लेटर ऑन इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईदर ऑन द रिवैल्यूड फिगर, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरीबॉडी कम ऑन जल्दी जल्दी, हाँ जी, या तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पर, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से, एक तो रिवैल्यूड फिगर, या फिर कॉस्ट फिगर, या फिर लास्ट में क्या बोला मैंने, डेप्रिशिएटेड फिगर। क्या सबको क्लियर है? चलो ब्यूटीफुल यार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। सर ये आ जाता है एएस 11। देखो आज आपने क्या काम करना है, मेरी बात सुन लो सारे बच्चे, कसम खा के जाना कि सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, जैसे ही मैं, देखो मेरी बात सुनो,
जिन बच्चों को जरा सा भी ऐसा लग रहा है कि सर ये रिटेन कैसे होगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इनको रिटेन करना बहुत आसान होता है बेटा। ठीक है, इन सब चीजों को रिटेन करना बड़ा आसान होता है। जैसे मैं अभी खत्म कराऊंगा ना क्लास के बाद, आपने फटाफट से आपको बड़ी मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। देखो जो मैं 2 घंटे में करा रहा हूं ना, अगर आप इमीडिएटली पढ़ोगे ना तो आपको आधे घंटे में सारे एएस पढ़ लोगे आप। ठीक है, जितना मैंने कराया सब पढ़ लोगे आप। ठीक है, अच्छा मैंने पहले ही कहा था आफ्टर 2 क्लासेस, देखो पहले 2 क्लास के बाद टेस्ट हुआ, फिर 4 के बाद टेस्ट हुआ, अब 6 के बाद टेस्ट होगा। इसका मतलब परसों की जो क्लास होएगी वो 6 क्लास होएगी थ्योरी की, क्या उसके बाद फिर से टेस्ट होगा ऑल 6 क्लासेस का। और इस बार पूरा का पूरा टेस्ट मैं बनाऊंगा अपने हाथ से। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि मैंने अपने नीचे स्टाफ रखा हुआ है जो ये सारे काम करते हैं, लेकिन इस बार पूरा का पूरा टेस्ट मैं क्रिएट करूंगा आपके लिए। आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं जो इस बार पेपर में आ सकते हैं। और इनफैक्ट आईसीएसआई पहले भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? चलो ठीक है जी, तो याद रखना डेली जो जो मैं करा रहा हूं साथ साथ पढ़ते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, ताकि आप लोगों को, सुनो, आप लोगों को एक एक चीज, टेस्ट जरूर दो बेटा, टेस्ट देने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब देखो जरा सामने AS11 क्या है। दोस्तों AS11, एवरीबॉडी प्लीज फोकस करेंगे पहले, AS11 क्या है सारे बच्चे प्लीज, एवरीबॉडी कम ऑन यार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ जी सर, AS11 पहले तो मैं आपको बताता हूं किस पे लगता है। 2 लोगों पे लगता है बेटा। एक, जिन्होंने कोई ट्रांजैक्शन ऐसे करी है जिसमें फॉरेन करेंसी आ गई, मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी करी है जिसमें क्या इन्वॉल्व हो रही है, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो रही है। मान लो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या वहां पे डॉलर बीच में आ जाएगा? तो पहले तो ये उन पे चैप्टर लगता है। ठीक है, दूसरा दूसरा ध्यान से सुनो, या फिर आपके फॉरेन ऑपरेशंस है, मतलब मान लो मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है इंडिया के बाहर। लेट मी क्लियर यू क्या होता है, सुन लो। जितनी भी कंपनीज के बाहर फॉरेन ऑपरेशंस है, उनके लिए ये मैंडेटरी होता है कि अपने सारे फॉरेन ऑपरेशंस को अपने भारत की करेंसी में, बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशन। सबको बोलना है बेटा, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है जी, तो अगर मेरे फॉरेन ऑपरेशंस हैं, तो उन फॉरेन ऑपरेशंस को मुझे ट्रांसलेट करना होता है रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर। और याद रखना इंडिया के अंदर रिपोर्टिंग करेंसी क्या है? INR। तो अब आप सोच के देखो, सोच के देखो, जितने भी लोग इंपोर्टर एक्सपोर्टर है या हैविंग फॉरेन ऑपरेशंस, क्योंकि उन्हें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है रिपोर्टिंग करेंसी में, तो क्या जब जब फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होगा तब तक क्या INR वैल्यू पे भी चेंजेस आएंगे? यस और नो? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि उस चेंज के साथ कैसे डील किया जाता है। खत्म। कौन बताएगा? मैंने कहा 2 तरह के लोगों पे ये लगता है, एक जो लोग फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दूसरे, हाँ जी, दूसरे कौन से लोग हैं? जो ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन करेंसी कर रहे हैं या जिनके फॉरेन ऑपरेशंस हैं। देखो, 1 पीपल हु आर ट्रांजैक्टिंग इन फॉरेन करेंसी, दूसरा वो लोग जो फॉरेन ऑपरेशंस में डील कर रहे हैं। इन सब के लिए मैंडेटरी क्या होता है कि इन्हें रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांसलेट करना होता है। और जब रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या इन्हें एक्सचेंज रेट चाहिए होगा, और अगर वो एक्सचेंज रेट बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो क्या उसका इफेक्ट हमारी किताबों पे पड़ेगा? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या ये AS11 बताता है। मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैं अभी आपको पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सारे बच्चे ना पहले कंफर्म करो क्या मेरी बात समझ आ गई, तभी मैं यहां से रीड करूंगा इसको। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो आई विल रीड दिस। चलिए आइए पढ़ते हैं जरा इसको। क्या लिखता है? एन एंटरप्राइज में कैरी एक्टिविटीज, कहते
कोई भी एंटरप्राइज सर फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है यशी? फॉरेन ऑपरेशन का मतलब है जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी ही बाहर है ना, और आई हैव माई फॉरेन ऑपरेशन आउटसाइड इंडिया। मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं कहूं कि मैं इंडिया के बाहर भी पढ़ा रहा हूं, तो व्हाट आई विल से, आई हैव फॉरेन ऑपरेशंस, है ना। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन इंडिया, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो दिस इज माई फॉरेन ऑपरेशंस। सिंपल। वेरी गुड, सामने देखेंगे। वेरी गुड। एन एंटरप्राइज मे कैरी ऑन एक्टिविटी, मेरे साथ पढ़ना है आपने। एक एंटरप्राइज क्या करेगी, कैरी कर सकती है एक्टिविटी को इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज इन टू वेज। पहले तो वो ये समझा रहा है कि भाई किसी भी एंटरप्राइज की दुनिया में फॉरेन एक्सचेंज आती ही क्यों है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि ना मैं इंपोर्ट करता हूं, ना मैं एक्सपोर्ट करता हूं, ना ही मेरे फॉरेन ऑपरेशंस है, तो डू यू थिंक ये AS11 मुझ पे लगेगा, अरुण सेतिया क्लासेस पे लगेगा? ये बता दो। डू यू थिंक अरुण सेतिया क्लासेस पर ये AS11 लगता होगा? ये बता दो। सर ना तो मेरे कोई ट्रांजैक्शन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, और ना ही मेरे कोई फॉरेन ऑपरेशंस है, तो मेरा कोई काम डॉलर से रिलेटेड है ही नहीं। तो जब मेरा काम डॉलर से रिलेटेड नहीं है, तो डेफिनेटली मेरा इस AS11 का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। चलो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बताओ। रिलायंस इंडस्ट्री इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। रिलायंस इंडस्ट्री के बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया के बाहर हैं, जिनके फॉरेन ऑपरेशंस हैं। तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री पे AS11 प्रॉपरली लग जाता होगा, हाँ या ना? जितना लॉजिकली समझोगे आपको इजी लगेगा, रटोगे तो आपको मुश्किल लगेगा। सारे बच्चे प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब पढ़ो क्या लिखा है। कहते हैं किसी भी एंटरप्राइज में कैरी ऑन एक्टिविटीज जिसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो इन दो तरीकों से। पहला हो सकता है कि इट मे हैव ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसीज, या इट मे हैव फॉरेन ऑपरेशंस, यानी कि या तो इनकी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस होंगी, या इसके क्या होंगे, कुछ फॉरेन ऑपरेशंस। In order to include foreign currency transaction and foreign operation in the financial statement of an enterprise, transaction must be expressed in the enterprise reporting currency. यानी कि अगर आप उस ट्रांजैक्शन को या उस फॉरेन ऑपरेशन को भारत की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालना चाहते हो, तो आप डॉलर में नहीं डाल सकते, क्या आपको INR में डालना पड़ेगा। और दोस्तों INR में डालने के लिए क्या आपको एक्सचेंज रेट चाहिए, और अगर एक्सचेंज रेट बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो क्या उसका इफेक्ट बुक पे आएगा, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या AS11 बताएगा। सारे बच्चे ओके कर दीजिए, क्या हमें समझ में आ गया या नहीं, बोलो। और ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाता है ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए। दोस्तों क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? जल्दी बताओ फटाफट से। हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज AS11 इज ऑल अबाउट? एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, क्या हमें AS11 के बारे में समझ में आता है, हाँ या ना? बस इतनी बात बता दीजिए, क्या AS11 हमें समझ में आता है? दोस्तों सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, क्या AS11 हमें पल्ले पड़ता है? आंसर है यस। बहुत बढ़िया यार, शानदार। मतलब मेरे को तो आनंद आ गया। हमको तो आ गया आनंद। मेरे को पता नहीं क्यों मजा आ रहा है, तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो अपना बताओ। मेरे को तो आनंद आ रहा है। ये देखो बड़े सारे बच्चे हैं वीडियो लाइक भी नहीं करते यार, भगवान कसम इनको ये नहीं लगता कि सर सब कुछ छोड़ छाड़ के 5 घंटे डेली रिवाइज कराने आता हूं मैं तुम्हारे को। इमेजिन करो, थ्योरी अलग प्रैक्टिकल अलग, 5 घंटे तुम्हारे को डेली देता हूं मैं। 5 घंटे
इतना कोई रूटीन में नहीं पढ़ाता होगा जितना मैं रिवीजन पढ़ा रहा हूं। चलो अब आ जाओ जरा AS12। AS12 क्या है? AS12 क्या है सामने देखेंगे जरा। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। देखो अब तुम्हारे को नंबर तो पूरे याद ही है ना, सिर्फ अंदर का कंटेंट ही तो याद करना है। सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे। प्लीज ध्यान से देखेंगे जरा सारे बच्चे, एवरीबडी प्लीज। अच्छा कोई बताएगा गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? कोई आप में से बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। कैन यू आंसर दिस? द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गवर्नमेंट ग्रांट? आपने नोटिस करा होगा कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपको एक सब्सिडी देती है। मुझे बताओ क्या सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ या ना? वेरी वेल। तो मुझे को एक बात बताओ, मान लो सरकार ने आपको एक सब्सिडी दे दी है ना, तो यहां पर ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये सब्सिडी हमारी इनकम है या ये सब्सिडी हमारी लाइबिलिटी है? सोच के देखो भाई, सरकार ने तो सब्सिडी दे दी आपको, लेकिन वो सब्सिडी आपकी किताबों में आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? क्या ये एक प्रश्न बनता है, यस और नो? हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स? दैट इज माई क्वेश्चन, यस और नो? ठीक है, अब सामने देखना जरा सारे, सामने देखो क्या लिखा है। कहते हैं ये स्टैंडर्ड डील करता है किसके साथ? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स के साथ। कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स होते क्या हैं, पहले तो मीनिंग बता दो। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नंबर 1 सब्सिडी, नंबर 2 कैश इंसेंटिव, नंबर 3 ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? रिफंड ऑफ ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या सबको क्लियर है? तो पहले तो सवाल यहां पर यह है कि पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है, और दूसरा गवर्नमेंट ग्रांट को हम किस तरह से अपनी किताबों में अकाउंटिंग करते हैं। सो देयर आर टू मेजर क्वेश्चन इन दिस, वन मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड हाउ डू वी डील या डू अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये दो प्रश्नों का आंसर हम ढूंढने जा रहे हैं। कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट आर द असिस्टेंस, हेल्प होती है बेटा, कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, टू द एंटरप्राइज, या तो पास्ट के लिए या फ्यूचर कंप्लायंसेस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। दे एक्सक्लूड those forms of government assistance which cannot be reasonably have a value placed upon them and transactions with the government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the enterprise। मतलब समझ रहे ना, स्पेशल नेचर की होनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट आर द असिस्टेंस, एक तरह से हेल्प जो कि दी जाती है बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइज। क्यों दी जाती है? फॉर द पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंसेस ऑफ सर्टेन कंडीशंस दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, कैश असिस्टेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, किसी भी फॉर्म में आपको दी जा सकती है। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है या नहीं? अब ध्यान से देखेंगे यहां पर वो क्या कहता है, द रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट बाय एन एंटरप्राइज इज सिग्निफिकेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द टू रीजंस। कहते हैं जितनी भी गवर्नमेंट ग्रांट्स आती हैं, क्या उन्हें हमें प्रिपेयर करना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों सिग्निफिकेंट होता है? पहला आराम से देखो, हमें उसकी एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ अकाउंटिंग चाहिए होती है, और दूसरा
desirable to give an indication of the extent to which enterprise has been benefited from such grant। मतलब आपको दो चीजें अकाउंटिंग में ध्यान रखनी है। कौन बताएगा? व्हाट आर द टू थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड, जो आपको ध्यान रखनी है? कौन बताएगा? पहला, सर देखो, सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना होता है ना, वो होता है कि ये जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है, इससे आपका बेनिफिट क्या हुआ है। ठीक है ना? सबसे पहला पॉइंट है आपका बेनिफिट क्या हुआ है, और दूसरा इसका एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। और ये दोनों चीजें आपको कौन बताएगा? AS12 बताएगा। क्या सबको क्लियर है? तो AS12 का इंटेंट कौन बताएगा? जल्दी बताओ। हाँ जी, AS12 का इंटेंट जरा सारे बच्चे एक बार फटाफट से बता देंगे। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ AS12? सर AS12 का इंटेंट है, नंबर 1, सुन लीजिए, AS12 का इंटेंट है नंबर 1, बोल दो ना यार सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना फॉर ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स, और ये डिस्क्लोज करवाना कि इस गवर्नमेंट ग्रांट से उस एंटरप्राइज को कितना बेनिफिट हुआ। इन सब चीजों को कैसे अकाउंटिंग और कैसे डिस्क्लोजर्स किए जाएंगे, क्या ये हमें AS12 बताता है। बहुत बढ़िया यार, ब्यूटीफुल, वेरी वेल डन। चलो जी, तो आप मेरी बात सुनो। जस्ट जस्ट सिर्फ 5 मिनट्स का एक ब्रेक ले रहा हूं मैं। ठीक है? एक्चुअली में असाइनमेंट जो था ना, वो AS12 तक था। 5 मिनट के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? 5 मिनट में वी विल स्टार्ट। तब तक आप अपनी टांगे वांगे सीधी कर लो। ठीक है? अंगड़ाइयां ले लो फटाफट से।
प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाए। यस प्लीज। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे फटाफट से फोकस करेंगे। चलो आ जाओ जरा सारे बच्चे, आ गए सारे। 5 मिनट के लिए रिकैप करें। 5 मिनट। देखो कितना मजा आएगा। स्वाति को लग रहा था ना ये रिवाइज कैसे होगा इतना ज्यादा।
मैं आपको 5 मिनट में सारा रिवाइज करके दिखाता हूं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास और आज मिलाकर करा। देखो, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सिंपली ये कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं एंड मेथड्स जो आप अडॉप्ट करते हो अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल्स फॉर किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्रॉ करने के लिए। बस वो ये कहता है कि सारे डिस्क्लोजर एक तरफ होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए एंड दैट शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं, उन्हें आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उन्हें नहीं फॉलो कर रहे तो डिस्क्लोजर जरूरी है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन AS2 कॉस्ट और NRV विचएवर इज हायर। कॉस्ट का मतलब होता है जो भी परचेज प्राइस है, इंक्लूड्स कन्वर्जन कॉस्ट एंड ऑल द कॉस्ट जो आपने खर्च करी होगी फॉर ब्रिंगिंग द मटेरियल टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन और टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करता है। AS4 बात करता है इवेंट, हाँ जी, कौन बताएगा? कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो बेसिकली उसको कैसे डील करते हैं वो AS4 बताता है। कॉन्टिजेंसी क्या होता है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट क्या होता है, ये आपको मालूम है। AS5 कहता है कि जब भी कोई कंपनी या कोई भी पर्सन जब अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएगा तो उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते समय कुछ बातों पे ध्यान रखना होगा। कैसा? सर, उसको ध्यान रखना होगा कि क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि आउट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो या फिर आउट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज हो या फिर प्रायर पीरियड आइटम्स हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हो तो उसका डिस्क्लोजर, या चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो। सर, इसके बाद ना AS7 की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है वो, हाँ जी, कौन बताएगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है, कौन बताएगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बेसिकली आपको यह सिखाया जाता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है और जब उसका कंप्लीशन होता है उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर्स आ जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उन ईयर्स के अंदर आपने कब कब कैसे कैसे रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना है, हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दैट पीरियड। ये हमारा काम होता है AS7 के अंदर। 9 बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के बारे में। 10 बात करता है PPE के बारे में। तो उसने पहले बताया PPE क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में या फिर जिन्हें हम रेंट पे भी दे सकते हैं या जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। PPE को जब भी रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसका रिकॉग्निशन कब करना है, उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्या होगा, इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा। इनिशियली हमें कॉस्ट पे दिखाना चाहिए, बाद में आप चाहो तो कॉस्ट पे भी दिखा सकते हो, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे भी दिखा सकते हो और अगर आप चाहो तो रीवैल्यूड फिगर पे भी दिखा सकते हो। AS11 उन कंपनीज पे लगता है जो या तो फॉरेन ऑपरेशंस में कर रही हैं या दोज हु आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, फॉरेन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है, उनके लिए, क्योंकि ये जरूरी होता है कि उन ट्रांजैक्शन को अपनी किताबों में दिखाने के लिए कि आपको ट्रांसलेट करना होता है इन योर रिपोर्टिंग करेंसी। तो ट्रांसलेशन जब आप करोगे तो एक्सचेंज रेट चाहिए होगा और अगर वो एक्सचेंज रेट बार बार फ्लक्चुएट होगा तो डेफिनेटली उसको कौन डील करेगा? AS11। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है पहले हमने ये समझा और गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होता है हमने ये समझा, दैट इज AS12। बताओ 5 मिनट में हो गया या नहीं? स्वाति बता मेरे को, तू मुश्किल 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 कर रही थी, बता समझ आया या नहीं आया तेरे को, जल्दी बता दे। अब हम पढ़ेंगे AS13, 14, 15। आज के सेशन में हमने 15 तक पढ़ना है, ठीक है? 13, 14, 15 तक आज हम कंप्लीट करेंगे एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट क्लास के अंदर 16 से लेकर रेस्ट 29 तक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, कोशिश। बट मैंने पहले ही बोला मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं होती, मुझे बस इतना मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ाऊं वो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, जिसको आप बार 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 रिवाइज कर सकें। कैपिटल बजटिंग पब्लिक है बेटा, आप जाके देख लो। पांच मिनट नहीं सर, 3 मिनट लगे। यस, तो मैं तो आपको बोल ही रहा हूं, देखो जिसने अच्छे से पढ़ाई कर ली ना बेटा वो मत घबराओ कि ये रिवाइज कैसे होगा। बस आपको एंश्योर करना है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, ठीक है? चलो चलें आगे चलें। सारे बच्चे अब देखेंगे जरा AS13 क्या है। देखो मेरी ना पहले आराम से ना पहले समझने की कोशिश करना, ठीक है? पहले ना लॉजिकली समझना क्या कह रहा है वो।
देखो AS13 डील करता है फॉर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। किस में डील करता है बेटा? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स में डील करता है। ठीक है नेहा जी? अच्छा ठीक है मुस्कान, मैं उसको कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा। ठीक है बेटा, सामने देखना जरा। AS13 बात करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। यार एक बात बताओ, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसको क्लासिफाई करना कि वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, क्या ये सारी बातें AS13 में लिखी गई हैं? चलो आओ देख के, इसको पढ़ के देखते हैं। ये स्टैंडर्ड डील करता है विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या उसको ये डील करता है? आवाज मारो, किसको डील करता है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। और उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? सबको मालूम है, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स होती हैं बेटा। ठीक है, जिसको क्यों किया जाता है? इनकम अर्न करने के लिए, या तो डिविडेंड की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, या रेंटल की फॉर्म में, या कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में। ये तो आपको मालूम ही है। एसेट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट, ये क्लियर करता है, और मेरे को लगता है आपको मालूम भी है। अगर मैंने कोई चीज खरीदी है बेचने के लिए तो वो फिर डेफिनेटली एसेट, वो एसेट इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। समझो मेरी बात को, एसेट इन्वेस्टमेंट उस एसेट को कहा जाता है जिसको होल्ड किया गया था फॉर इनकम के लिए, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन। लेकिन अगर मैंने घर खरीदा बेचने के लिए तो फिर वो स्टॉक इन ट्रेड बन गया, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट्स यहां पर नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। एंटरप्राइज होल्ड करती है इन्वेस्टमेंट फॉर द डाइवर्स रीजन। कुछ एंटरप्राइज ऐसी होती हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द ऑपरेशन होता है। सर आपको याद है मैंने एक वीडियो डाली थी एलसिड इन्वेस्टमेंट्स पे। एलसिड इन्वेस्टमेंट एक कंपनी थी जिसका सिग्निफिकेंट काम ही क्या था? बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना। समझ रहे ना? तो उन्हीं की बात कर रहा है कि कुछ ऐसी एंटरप्राइज होती हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं एलसिड इन्वेस्टमेंट, जिसका शेयर 2,36,000 का हो गया, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ देयर ऑपरेशन होता है, एंड असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज में लार्जली डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। समझ रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। एंटरप्राइज को डिस्क्लोज करना चाहिए अपनी करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग अलग। क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शैल बी स्पेसिफाइड इन द स्टैट्यूट गवर्निंग द एंटरप्राइज। ठीक है जी? तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको डिस्क्लोजर देना जरूरी है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कहां फॉल कर रही है, वो लॉन्ग टर्म में फॉल कर रही है या वो शॉर्ट टर्म में फॉल कर रही है, इसको आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है? इन द एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट द क्लासिफिकेशन वेयर एप्लीकेबल, आपको इस तरह की क्लासिफिकेशन देनी पड़ सकती है। कैसी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, शेयर डिबेंचर्स, गवर्नमेंट ट्रस्ट, अदर स्पेसिफाइड नेचर। मतलब इन शॉर्ट ये क्या कहना चाह रहा है पता है? ये कहना चाह रहा है कि भाई आपको ना अलग अलग तरह के डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो बस आपको एंश्योर करना है कि जब भी कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। उसको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अगर वो किसी फॉल कर रही है तो। जैसे एनबीएफसी, एक कम एलसिड इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी थी, तो उसके क्या उसके ऊपर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई आ सकती है, तो जैसे आरबीआई बोलेगी क्या उसको वहां पे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दिस। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? वेरी वेल डन। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों AS14, AS15, ये दोनों चीजें 2-2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगी और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से देखना है। सबसे पहले AS14 क्या होता है? देखिए AS14 बेसिकली क्या कहता है
कि जब भी कोई दो कंपनीज आपस में अमेलगमेट करती है, आई डोंट नो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आप आगे जाके पढ़ोगे फाइनल में, कि अमेलगमेशन दो तरह की होती है, इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर। बोलना मेरे पीछे पीछे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन, वन इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर। और जब भी कोई अमेलगमेशन होता है ना, तो अमेलगमेशन में ना हमेशा याद रखना, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज को शिफ्ट किया जाता है तो वहां पर गुडविल या जनरल रिजर्व जनरेट होता है। ये एएस बताता है कि किसी भी अमेलगमेशन को इन द नेचर ऑफ मर्जर कब कहा जाता है, इन द नेचर ऑफ परचेज कब कहा जाता है, और जो रिजल्टेंट गुडविल और रिजर्व्स आएंगे उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। एक बार जरा सारे बोलना, फिर पढ़ूंगा मैं, जल्दी बताओ। अकाउंटिंग इन द नेचर ऑफ मर्जर, अकाउंटिंग इन द नेचर ऑफ परचेज, एंड जो भी रिजल्टेंट गुडविल यानी कि लॉस या रिजर्व्स क्रिएट होंगे उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमें सब बताता है एएस 14। सारे बच्चे लिख के बताओ क्या समझ आया या नहीं आया, फिर मैं पढ़ाऊंगा यहां से। देखो समझ आएगा तभी पढ़ाऊंगा, है ना। आओ देखो जरा, ये स्टैंडर्ड डील करता है विद अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्टेंट गुडविल एंड रिजर्व। समझ आ गया। ये स्टैंडर्ड डील करता है विद अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्टेंट गुडविल एंड रिजर्व। This standard is directed principally to companies, although some of the requirement also apply in these financial statement of other enterprise. According to the standard, amalgamation का मतलब क्या होता है वो इसने लिख दिया। और अमेलगमेशन दो तरह की होती है, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। और याद रखना दोनों की अकाउंटिंग अलग होती है, किसकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये बताएगा एएस 14। दैट्स इट। इजी 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 इजी। चलो लास्ट एएस पढ़ने जा रहे हैं, एएस 15। सर मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास खत्म होते ही आपका काम शुरू हो जाता है। आपको ये सारे एएस 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, 15 मिनट का ब्रेक ले लेना, उसके बाद ये सारे एएस फटाफट से रीड कर लेना। मैंने आपको 3 मिनट में रिवाइज करके दिखाए, मैं कह रहा हूं अगर आप धीरे धीरे भी करोगे तो 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है चलो। और कोशिश पता क्या करा करो, शुरू से रिवाइज करा करो पूरा थ्योरी का असाइनमेंट। अभी तक मैंने आपको 35 पेज का असाइनमेंट शेयर करा हुआ है। कोशिश करा करो कि जब भी थ्योरी रिवाइज करो पेज 1 से रिवाइज करो, फटाफट से पन्ने पलटते जाओ। अब इधर देखो एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं। भाई पता है क्या होता है, देखो आप जो भी पैसा एम्प्लॉयज को देते हो ना, ये दो तरीके से ट्रीट किया जाता है, या तो ये लाइबिलिटी होती है या एक्सपेंस होती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहले ना हमें समझना पड़ेगा एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है, समझना। मुझे एक बात बताओ, चलो मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड, आप बताओ ये खर्चा है या ये फंड हमें फ्यूचर में देना पड़ता है, इसीलिए ये लाइबिलिटी है तो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए बनाया गया। एम्प्लॉय वेलफेयर फंड बनाया गया था फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट। ये एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे या ये लाइबिलिटी है, क्योंकि ये देना हमें फ्यूचर, कौन बताएगा। कोई बता सकता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ रहा है या एम्प्लॉय बेनिफिट लाइबिलिटी में आएगा, आपके हिसाब से इसका आंसर कौन देगा। वेरी गुड। तो बच्चा कह रहा है डिपेंड करेगा, तो वो यहां पे लिख रहा है, कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज लाइबिलिटी। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एज लाइबिलिटी। इन एक्सचेंज अगर 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 सुन लो, एम्प्लॉय ने बेनिफिट सर्विसेज दे दी हैं और हमें ये बेनिफिट इसको कब देना है, फ्यूचर में। समझो, सर्विसेज ले ली लेकिन बेनिफिट फ्यूचर में देना है, तो क्या ये लाइबिलिटी है, यस और नो। हाँ। और ये खर्चा कब है, जब इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ ही आपने एम्प्लॉय बेनिफिट रिलीज कर दिया, मतलब आपने उससे काम लिया, उसको पैसा दे दिया, तो क्या ये एक्सपेंस बन गया। लेकिन काम ले लिया, बेनिफिट फ्यूचर में दोगे, तो क्या ये लाइबिलिटी बनेगा। काम ले लिया, बेनिफिट फ्यूचर में दोगे, लाइबिलिटी। एक बार रीड करना जरा इसको।
सारे बच्चे रीड करेंगे। एक ना छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे पूछा जाए एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर क्या होता है, दो बातें हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं बेटा, हर वो बेनिफिट, हर वो कंसिडरेशन, चाहे आप उसको कैश में दो चाहे किसी भी फॉर्म में दो, क्या वो एम्प्लॉय बेनिफिट हो जाता है इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर आपने सर्विसेज पहले ले ली और बेनिफिट फ्यूचर में देना है तो ये लायबिलिटी है। अगर आप दोनों चीजें साथ साथ कर रहे हो तो क्या ये एक्सपेंस है। बस इतनी सी बात है। सारे बच्चे ओके कर दीजिए, क्या ये बात समझ में आती है? बोलो मेरे बच्चे, या तो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे लायबिलिटी या फिर इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज एक्सपेंस। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने बस अब एक काम करना है, ठीक है? इसको एक बारी पूरा अच्छे से पढ़ना है। वीडियो बंद होने के बाद आपने 3 काम करने हैं बेटा। जिन्होंने लाइक नहीं करा वो लाइक करके जरूर जाएंगे, कमेंट करना है और साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। खूब सारा शेयर करो अपने सभी बच्चों के साथ, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी भटक रहे हैं अकाउंट्स और सिक्योरिटी लॉ के पेपर के लिए। दोस्तों, आप लोगों को उनको बताना है कि अब आपका टेंशन नहीं है। चाहे आप कलकत्ता से हो, बॉम्बे से हो, गुजरात से हो, जयपुर से हो, कहीं से भी हो, सबको बताओ और इस चैनल पे लेकर आओ ताकि इस बार इंडिया के सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।